आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र शैली में बाल गोविंद भगत के बारे में हम आज जानकारी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बताएंगे आप लोगों को, फिर उसके बाद बाल गोविंद भगत के पाठ का सार बताएंगे। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में पहले आप जान लीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार थे। ठीक है, आधुनिक युग के निबंधकार हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, और बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। और वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अपना जीवन यापन करने हेतु वे साहित्यकार में लग गए एवं बालक, युवक, योगी, नई धारा, जनवाणी, जनता आदि कई पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है। ठीक है, और राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गद्य विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अम्बपाली। अम्बपाली क्या है? नाटक है। माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। चिता के फूल कहानी है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत आदि उल्लेखनीय है इनकी। ठीक है, और सरल एवं सहज व चित्रात्मक इनकी शैली है। ठीक है, और विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1968 में। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने ही लिखा है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में लिखे हैं इन्होंने, और रेखा चित्र शैली में रचित है। और इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार भी होता है। मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़वादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो अब हम पाठ का सार पढ़ने जा रहे हैं और पाठ के सार के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो है बाल गोविंद भगत का बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व। ये इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनकी आंतरिक व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझौले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। मझौले मतलब मध्यम, अर्थात ना अधिक लंबे ना अधिक छोटे। ठीक है, वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। उनका एक बेटा और पतोहू पुत्रवधू थी। थोड़ी सी खेतीबाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। ठीक है, तो इनके बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में ये है। और उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे। ठीक है, और थोड़ी सी खेतीबाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते थे। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जा करके वो रख देते थे। ठीक है, पहले कबीरपंथी मठ में ही वो चढ़ाते थे, ले जाते थे, और वहाँ प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी से अपनी गृहस्थी और अपना वो जीवन चलाते थे। ठीक है, तो अगला है बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। अब बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अनन्य प्रेम था।
अगाध प्रेम था। ठीक है। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता, बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, ठीक है, उस समय उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता है। एक एक शब्द सभी के कानों में एक मधुर संगीत की लहरी सुनाई देती थी, मोहित कर देता था। तब पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधों को रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, संगीत साधना मिलनी मुश्किल होती है। अब जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है, तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाते तथा गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में लीन हो जाते थे। कार्तिक महीना में, ये हिंदी के सुख दुख से ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र। ठीक है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। चल बसा मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगत मृत पुत्र के सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। चिराग जलाकर, दीपक जला करके, ठीक है, आसन जमाए, वहाँ बैठने के लिए अपना आसन बिछा करके गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बहू को कह रहे हैं कि रोना नहीं है, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है, आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, तो इसलिए खुशी मनाओ, रोना नहीं है। ठीक है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये शरीर जो है अपना पुरानी शरीर त्याग करके नई शरीर धारण करके अपने आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। ठीक है, उनकी दृष्टि में व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना ये बाल गोविंद भगत की दृष्टि में व्यर्थ है। ठीक है, अब बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में कैसे थे? ठीक है, बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में, बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, लेकिन किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए समाज में इस हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बाल गोविंद भगत समाज को आईना दिखाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए एक कह रहे हैं कि पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलवाई और श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए पुनर्विवाह कर देने के लिए कहा। और श्राद्ध की अवधि, जब क्रियाकर्म की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने पतोहू के भाई को बुला करके दोबारा शादी करवाने के लिए कहा। ठीक है, पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने पर भी कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, बाल गोविंद भगत नहीं माने और वे अपने निर्णय पर अटल रहे। अब ये मायके भेजना चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि पतोहू की ज़िंदगी लंबी है, वो यहाँ कैसे बीतेगी। ठीक है, तो वो ये सोच रहे थे कि इसकी जो है दूसरी शादी हो जाए, लेकिन पतोहू ने जिद कर रही थी कि मैं चली जाऊँगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा, आपको खाना पानी कौन देगा, या आप कैसे रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत माने नहीं, ये जो है पतोहू को मायके भेज दिए। ठीक है, अब अगला है बाल गोविंद भगत का अंतिम समय। बाल गोविंद भगत का अंतिम समय क्या हुआ, आप ये सुनिए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। ठीक है, करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों के संगत में जमे रहे। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा और अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे।
क्योंकि रोज़ सुबह उठ करके वो प्रभाती गाते थे, रोज़ गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। और उस दिन जब बाल गोविंद भगत की जरा सा भी आहट गांव वाले को या पड़ोसियों को नहीं मिला, तो जा कर के देखते हैं कि बाल गोविंद भगत क्यों आज नहीं उठे, क्यों आज प्रभाती नहीं शुरू हुई, क्यों गंगा स्नान को नहीं गए, क्या बात है। तो लोग जब जा कर के देखते हैं तो बाल गोविंद भगत मर चुके होते हैं, ठीक है, स्वर्ग सिधार चुके होते हैं, ठीक है। अब गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी गद्यांश हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। पहला गद्यांश है, खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। ऐसा नहीं था कि वो ऐसे साधु हो गए थे कि घर परिवार को छोड़ करके जंगल में जा करके या कहीं कोई मंदिर या मठ में जा करके साधु सन्यासी बन गए, नहीं। वो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो क्या थे, साधु थे। अपने घर परिवार को भी देखते थे, खेती बाड़ी भी देखते थे, ठीक है। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले वे किसको मानते थे, कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, ठीक है। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, क्योंकि सामने वाले को कड़वा बेशक लगे लेकिन ये सच्चाई ही बोलते थे, ठीक है। ना किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, लोगों को आश्चर्यचकित होता था। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। वो गृहस्थ जीवन में रहते थे लेकिन अपना हर सब चीज़, खेती बाड़ी का सब चीज़ अपना जो है साहब को पहले समर्पित करते थे, ठीक है। साहब के पहले सब देते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूरी पर था एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। जितना इनके खेती बाड़ी में होता था पहले सब वह दरबार में ले जाते थे, कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ वो पहले सब रख देते थे। फिर वहाँ से जो उन्हें प्रसाद रूप में मिलता था वे ले करके आते थे, अपने घर का खर्च चलाते थे और खाते पीते थे, ठीक है। अब हम प्रश्न देखेंगे। लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे? लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे, ठीक है। वे साधु की तरह दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार रखते थे। तो वे सच्चे साधुओं के तरह उत्तम आचार विचार रखते थे, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं होगा। अगला है, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार, जो उनका कार्य व्यवहार था, लोगों के आश्चर्य का विषय था? तो कौन सा था? जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से आपने आचरण में पालन करना। आपने नहीं है, अपने हैं, ठीक है। तो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, उतारना, ये सही है, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सारा प्रश्न जो ये विकल्प दिया है वो नहीं पढ़ रही हूँ, केवल जो आंसर है विकल्प का सही मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर भगवान के रूप थे। क्या थे? कबीर भगवान के रूप थे? नहीं। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे? नहीं, ये भी नहीं है। कबीर उनके गांव के मुखिया थे। कबीर उनके गांव के क्या थे? मुखिया थे, इसलिए उनसे प्रभावित थे वो, ठीक है। उनके आदर्शों पर चलते थे। अगला है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? उसे वे सर्वप्रथम भेंट करते थे कबीरपंथी मठ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? यहाँ साहब से आशय है कबीरदास जी से। यहाँ कबीरदास जी को साहब मान रहे हैं, ठीक है। अगला गद्यांश है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है धान के,
पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, खाना लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है। आसमान बादल में घिरा हुआ है पूरा, और धूप नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी जो है हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। ठीक है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। आगे बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। ठीक है, धान की रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, लाइन से बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? मतलब इतना अच्छा वो गाते थे कि उनके गाने को सुन करके, उनकी ध्वनि को सुन करके सभी लोग आनंदित हो उठे। ठीक है, अब पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। तो किसानों पर भी पड़ा है, आसपास खेलते बच्चों पर भी पड़ा है, मेड़ पर खड़ी औरतों पर भी पड़ा है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? तो जादू कहा गया है। बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू है। ठीक है, भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगत के संगीत को सुनकर हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। उनके गाने को सुन करके उनके पैर उठने लगते हैं। अगला है, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या क्या करते थे? भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या क्या करते थे? तो करते थे स्वर को ऊंचा नीचा करते थे, स्वर को ऊंचा नीचा करते थे। अगला है, लिथड़े तथा कीचड़ कैसे शब्द हैं? लिथड़े तथा कीचड़ कैसे शब्द हैं? तो ये देशज शब्द हैं, लिथड़े और कीचड़। ठीक है, अगला गद्यांश है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी ले, मतलब है मिट्टी से बना ऊंचा स्थान। भिंडे मतलब है जहाँ मिट्टी से जो बहुत ऊंचाई होती है, जो मिट्टी पूरा ढेर लगा होता है, उसको कहते हैं भिंडे। ठीक है, अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते मतलब गाने लगते। खजड़ी बजा बजा के अपने गाने वो गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। वो संगीत गाते थे, लेखक कह रहा है कि उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था, संगीत सुनने के लिए मैं पोखरे पर चला गया। ठीक है, अब अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, पूरब में लोही लग गई थी, मतलब सूरज जो है निकलने वाले थे, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा क्या कर रहा था? उसकी लालिमा को बढ़ा रहा था। ठीक है, लोही लगना मतलब सुबह की लाली, सुबह सूरज जब निकलते हैं तो सुबह की लाली। ठीक है, अब अगला है, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह का काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे।
कार्तिक मास में, ठीक है। कार्तिक मास में ठंड भी पड़ती है और जब ठंड पड़ती है कुहासा के बीच से जब सूरज निकल के आते हैं तो बहुत ही आनंदित करते हैं, ठीक है। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, ठीक है। मालूम होता था अब ये उठ करके खड़े हो जाएंगे, इतने मतलब मस्त हो जाते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, कमली मतलब जो कंबल ओढ़े थे। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते, क्योंकि वो गाना गाते थे एकदम जोश में, तो उनको गर्मी लगती थी, तो पसीना जो है उनके माथों पर झलकने लगता था, ठीक है। अब प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गांव से कितनी दूर नदी स्नान करने जाते थे? बाल गोविंद भगत गांव से कितनी दूर स्नान करने जाते थे? तो 2 मील दूर जाते थे, ठीक है। ये सब नहीं है, 2 मील दूर जाते थे। अब अगला प्रश्न है, वातावरण को रहस्यमयी क्यों कहा गया है? वातावरण को रहस्यमयी क्यों कहा गया है? तो कोहरे की ओट में स्पष्ट दिखाई न देने के कारण, क्योंकि जब कोहरा छाया रहता है तो क्लियर नहीं दिखाई देता, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। गद्यांश के आधार पर बताइए कि रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? उस रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत उसकी चटाई पर बैठे थे, काली कमली ओढ़ी थी, पूरब दिशा की ओर मुँह करके गा रहे थे, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती थी? अब इनकी प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती थी? तो ये चलती थी फागुन मास तक चलती थी, ठीक है, हिंदी महीनों के नाम है। अगला प्रश्न है, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कि ये गलत है, यहाँ लिए होना चाहिए, ठीक है। मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है मैं शब्द लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला गद्यांश है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया था। इकलौता बेटा मरा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, मसाद मतलब शौक़ से। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, सुभग मतलब बहुत ही जो है संस्कारी थी, अच्छी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। पूरे घर की जिम्मेदारी जो है वो संभाल ली थी, क्योंकि भगत बहुत चीज़ से वो मुक्ति उनको मिल गई थी, बहुत काम से, ठीक है। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। लेखक कह रहा है कि जो है बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार है, लेकिन बीमार को देखने के लिए किसके पास फुर्सत है, बीमार को पूछने के लिए किसके पास फुर्सत है। लेकिन जब मर जाता है कोई, मौत हो जाती है, सुनने के बाद सभी के पास फुर्सत हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं लेखक, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई बेटे की, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ठीक है। आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहू कह रही थी कि मुझे अपने पास से अलग मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको खाना बनाऊंगी, और मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो उस दिन देखा गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उस दिन जो है उनका चरमोत्कर्ष देखा गया। अगला है,
बाल गोविंद भगत द्वारा अपने बेटे से अधिक प्यार करने के क्या कारण था? प्यार करने का क्या कारण था? तो था उनका बेटा सुस्त और कम बुद्धि वाला था, इसी नाते उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते थे और बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखते थे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की पतोहू कुशल प्रबंधिका कैसी थी? कुशल प्रबंधिका ऐसी वो थी क्योंकि वह सभी कार्यों में निपुण थी, सारा काम वो कर लेती थी, उसे सब कुछ आता था। ठीक है, जैसे घर संभालना, खेती बाड़ी से राशन आ रहा है तो जो अनाज आ रहा है तो उसको भी व्यवस्थित रखना, सारी घर की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, आने वालों की भी जिम्मेदारी या आदर सेवा सत्कार करना, अपने परिवार का ध्यान रखना, तो ये सब क्या था? वह सभी कार्यों में निपुण थी। अगला है, श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू के साथ कैसा व्यवहार किया? पतोहू के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उन्होंने व्यवहार किया, दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। ठीक है। अगला है, बाल गोविंद भगत की पतोहू ने भाई के साथ उनके घर से न जाने के लिए क्या प्रार्थना की थी? ये कह रही थी कि उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने की, कह रही थी कि बाल गोविंद भगत के साथ वो रहना चाहती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो उनकी सेवा कौन करेगा। ठीक है, तो आपके इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और हैं, इसको भी मैं बना देती हूँ। बाल गोविंद भगत थे, क्या थे? एक कबीरपंथी साधु थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, कबीरपंथी साधु थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के साहब कौन थे? बाल गोविंद भगत के साहब थे कबीरदास जी। ठीक है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर इसको आप जिम्मेदारी के साथ अच्छे से पढ़ लेंगे, कान से सुन लेंगे, तो मैं दावा के साथ कहती हूँ कि आप इस चैप्टर से आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे गलत हो। ठीक है, बाल गोविंद भगत की सभी चीज़ें किनकी थी? बाल गोविंद भगत की सारी चीज़ें साहब की थी, कबीरदास जी की, क्योंकि वो कबीरदास जी को ही मानते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के सच्चे साधक कहलाने का क्या कारण था? तो आचरण शुद्धता के कारण, ये भी सही है। निर्मोही और संयमी होने के कारण, ये भी सही। सच्चा होने के कारण, ये भी सही है। ये सब उनके अंदर गुण थे, इसलिए उपरोक्त सभी हो गया सही। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे? तो बाल गोविंद भगत अपनी जीविका चलाते थे खेती बाड़ी करके। खेत में जो उनके अनाज पैदा होता था उसी से वो अपनी जीविका चलाते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की किस चीज़ पर लेखक मुग्ध थे? बाल गोविंद भगत के किस चीज़ पर लेखक मुग्ध थे? तो उनके मधुर गान पर मुग्ध थे। ठीक है, लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर मुग्ध थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर क्या होता था? बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, सही। मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी, ये भी सही। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे, ये भी सही। इसलिए उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू हो जाती थी? इनकी प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? तो कार्तिक माह में शुरू होती थी इनकी प्रभातियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सुबह सुबह उठकर कहाँ गाने लग जाते थे? बाल गोविंद भगत सुबह सुबह उठकर कहाँ गाने लग जाते थे? तो गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर गाने लग जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? यहाँ स्थान लिखा है, स्नान होना चाहिए। ठीक है, तो संत समागम के लिए जाते थे। वहाँ संत का प्रवचन चलता था, वहाँ सारे संत का समागम लगा रहता था, तो इसलिए वो संत समागम में जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोदाशा था, सीधा साधा था, चालाक नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का क्या मानना था? बाल गोविंद भगत का क्या मानना था? सुस्त और बोधे व्यक्तियों पर ज़्यादा नज़र व प्यार करना चाहिए। ठीक है, सुस्त और बोधे व्यक्तियों को घर से निकाल देना चाहिए। क्या मानना था? तो ये मानना था इनका, सुस्त और बोधे व्यक्तियों पर ज़्यादा नज़र व प्यार करना चाहिए। ठीक है,
इसलिए ये सही हो गया। अगला है बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? बाल गोविंद भगत की पतोहू थी सुभग और सुशील। ठीक है। अगला है अपने बेटे के मरने पर भी बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? अपने बेटे के मरने पर ज़मीन पर आसन जमा कर गीत गाए चले जा रहे थे। ज़मीन पर आसन जमा कर गीत गाए चले जा रहे थे। अगला है बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? क्योंकि बाल गोविंद भगत के अनुसार उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी और यह आनंद की बात थी, वो खुशी की बात थी, इसलिए खुशी मनाइए उनके अनुसार। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो उनकी पतोहू ने दिया था। ठीक है। भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। हाँ सही है। वे कबीर के आदर्शों के सच्चे साधक थे। ये भी सही है। वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे। ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पतोहू के उसके भाई के घर न जाने पर बाल गोविंद भगत ने क्या कहा? वे ही घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पतोहू जब नहीं जा रही थी तो बाल गोविंद जी ने कहा कि हम ही घर छोड़ करके चले जाएंगे अगर तुम नहीं गई तो। ठीक है। तो इसलिए ये आंसर सही है, ये गलत है। लास्ट है बाल गोविंद भगत रचना के रचनाकार कौन हैं? तो ये तो पता होगा सभी को, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं और इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। नए प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।